रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे 12वीं 2024 के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उन बच्चों का टाइम टेबल आ चुका है और विशेष तौर पे वो स्टूडेंट्स जो 12वीं के साथ में देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, राजस्थान की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, 12वीं के साथ में अपने सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आज का ये विशेष वीडियो है। और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक अच्छे संस्थान की खोज कर रहे हैं कि ऐसा कोई संस्थान जो मेरे बच्चों के सपनों को साकार होने में मदद कर सके, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन उस बच्चे को देके उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। ऐसे इंस्टीट्यूट की भी मैं पूरी बात करूंगा और आपको किसी संस्थान को चुनने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए पेरेंट्स से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। कई बार पेरेंट्स और बच्चों के ये आजकल दिमाग में सेट हो गया है कि हमें यदि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, हमें यदि जेईटी क्रैक करना है तो 1 साल तैयारी करनी ही पड़ेगी। इस वीडियो में हम इसका जवाब भी जानेंगे, क्या 1 साल तैयारी करना जरूरी है? इसके अलावा क्रैश कोर्स के अंदर आपके पास कितना समय है, 12th का क्या वेटेज है, जेईटी की क्या कट ऑफ रहती है, उसके लिए जो आपका समय है क्या वो सफिशिएंट है, किस तरीके से आप अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे कि 12वीं के साथ आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। उससे न केवल आपकी 1 साल बचेगी, बल्कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में 12वीं के साथ जाओगे, जिससे आपके पेरेंट्स का पैसा भी बचेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या आया है। तो ये जो टाइम टेबल है, मैं साइंस के बच्चों को लेके जो है लेके आया हूँ जी, कि यदि आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो क्या टाइम टेबल है। आई बात समझ में? तो यहाँ देखोगे आप कि 4 मार्च से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो 4 मार्च को आपका पहला पेपर है इंग्लिश का, फिर डायरेक्ट 9 का है फिजिक्स का, फिर 13 को है हिंदी का, 18 मार्च को आपका केमिस्ट्री, जो पीसीएम पीसीबी के बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वालों के केमिस्ट्री, और 21 मार्च को आपका है एग्रीकल्चर का, और 23 मार्च को है मैथमेटिक्स का, और 28 मार्च को है बायोलॉजी का। इस तरीके से बहुत ही व्यवस्थित आपका टाइम टेबल है। यदि अभी तक आपने 12वीं क्लास की तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो आप लोग, इतना समय आपको बीच में मिल रहा है और अभी भी इतने दिन हैं कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ के अच्छे नंबर 12वीं क्लास में ला सकते हो। कि सर रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे लिए क्या मदद की जा रही है? तो आप सभी बच्चों के लिए ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्री बोर्ड, 20 तो प्री बोर्ड और सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप का लिंक दिया गया है। आप वहां जाके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आप जो है फ्री स्टडी मटेरियल में जाएं, वहां आपको 2023 बोर्ड एग्जाम के नाम से फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ ही समय बाद में रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा। यूट्यूब पर हम क्लास लगा के आपको जो है उनके आंसर बताएंगे, ताकि आपको मदद मिल सके, और इसके लिए किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये तो बात होगी बोर्ड क्लास की। अब है कि सर हमें 12वीं के साथ में जेईटी और सीयूटी क्रैक करना है, विशेष तौर पे मैं जेईटी में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें कितना समय मिल रहा है? तो कितना समय की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एग्जाम की डेट क्या है। तो जेईटी के एग्जाम की जो डेट है वो आपकी है 2 जून। कब है बेटा? 2 जून 2024 को आपका जेईटी का एग्जाम होने वाला है। 28 मार्च को जो है आपका एग्जाम किसका होने वाला है? बोर्ड का लास्ट पेपर है आपका। इसके और इसके बीच में अगर आप देखोगे तो कितने दिन मिल रहे हैं? मार्च के मिल रहे हैं आपको 3 दिन, 29, 30 और 31। 3 दिन तो ये, प्लस
मार्च के बाद में अप्रैल 30 डेज, इसके बाद में मई जिसकी आपके हैं 31 डेज, प्लस 1 जून और 2 जून का आपका पेपर होने वाला है। ये पूरी गणित अपने पास अवेलेबल है 12वीं की परीक्षा के बाद में। तो हमारे पास कोई पूछे जेट का एग्जाम कितनी तारीख को होगा, तो हम आंसर देंगे 2 जून का। ठीक है, हमें कितने दिन मिल रहे हैं तो वो अपन देखते हैं। तो दिन आप देख लीजिए, 28 का आपको पेपर हो रहा है, तो 3 दिन तो आप एडमिशन के काउंट कर लीजिए। जो बच्चा अपने घर पे रह के पढ़ रहा है, मतलब रोज स्कूल से आना जाना कर रहा है, वो बच्चा तो 29 को ही इस एग्जाम के लिए लग जाएगा, क्योंकि आपको ये तय कर लेना है कि आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 12वीं पास करने के लिए ली थी या जेईटी सीयूटी करेक्ट करके देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ली थी। कि सर हमें 12वीं पास तो नहीं करना था, हमें तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना था, तो उसके लिए आपको जब तक 2024 में जेईटी और सीयूटी का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक रुकना नहीं है। 12वीं की परीक्षा देना आपका काम नहीं था, आपका काम था ये एग्जाम करेक्ट करना। 2 जून तक आपको लगातार पढ़ते रहना है। सर सीयूटी का एग्जाम कब होगा, तो 15 मई से लेके 30 मई के बीच में आपका अलग अलग डेट पे एग्जाम होगा। तो यह आपको जो है 15 से लेके 30 के बीच में आपको सीयूटी का एग्जाम देना है। आई बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं, हम इसको टारगेट करेंगे क्योंकि इस जेईटी के अंदर 11th प्लस 12th दोनों का कोर्स है और सीयूटी के अंदर ओनली जो है 12th क्लास का कोर्स है। इसका मतलब है कि 2 महीने में हम ये कर लेंगे तो 45 दिन के अंदर इसको भी कर लेंगे। आई बात समझ में? आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। जेईटी को हम टारगेट करके चलेंगे तो सिलेबस जो है सीयूटी का कम है, इसका मतलब दोनों एग्जाम ही अपन करेक्ट कर पाएंगे। उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में चलते हैं आगे। सबसे पहले 2 जून का हमारे पास एग्जाम है, ये हमारी वर्किंग डेज है। अब आप देखो, ऐसा बच्चा जो रोज आना जाना करता है स्कूल से, वो तो अगले दिन ही जो है इस एग्जाम के लिए लग जाएगा, तैयारी में जुट जाएगा। ऐसे बच्चे जो कहीं हॉस्टल में रहते हैं, बाहर जाके 12वीं कर रहे थे, उन बच्चों को वहां से वापस अपने गांव जाना, अपनी चीजें व्यवस्थित करके वापस किसी संस्थान को ज्वाइन करना, तो उन बच्चों को इन 3 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया कर लेनी है। और 1 अप्रैल को तो एटलिस्ट उन बच्चों को जो है क्लास ज्वाइन कर लेना है। आई बात समझ में? अब अपन आगे की गणित पूरी सेट करते हैं कि हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं। तो 3 दिन तो चले गए एडमिशन के, एक जनरल स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास कितने दिन बचे, तो 30 दिन अप्रैल के और 31 दिन किसके, मई के, 61 डेज। लास्ट में जो 1 और 2 तारीख है, 2 तारीख को तो आपका पेपर है 2 जून का, तो और 1 जून आपको जो है सेंटर पे जाने के लिए चाहिए। आई बात समझ में? ये दिन तो ये वो दिन है जिस दिन आप सेंटर के लिए रवाना हो जाओगे, समय पर वहां पहुंच जाओगे। तो इसको अपन काट देते हैं, शुरू के 3 दिन काट देते हैं, तो हमारे पास कितने दिन बचे, 61 डेज। ये हमारे पास पूरी गणित है टाइम की। अब है कि सर हमारे पास 61 डेज है, इसमें हम कैसे कोर्स कवर करेंगे, हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस है कि नहीं है। कई बार बच्चों की ये दिमाग में रहती है कि 2 महीने पैसे बिगाड़े, इससे बढ़िया 1 साल तैयारी कर लेंगे। तो हमें ये देखना होगा कि 1 साल तैयारी करना जरूरी है या 61 डेज में अपना पर्पस सोल्व हो रहा है, तो उसको अपन चेक करते हैं। आई बात समझ में? 61 डेज है, तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अगर हम करेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें यदि देख लेना होगा कि उस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, तो हम पहले सबसे पहले उसको चेक करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल जो है हमारे लिए सीट कितनी है जेईटी के अंदर। तो लगभग आपके पास 4535 सीट है, तो हम इसको 4500 सीट मान के चलते हैं। और अराउंड आपकी 70 सरकारी कॉलेज है। मैं आपको केवल और केवल गवर्नमेंट जो सीट है उन्हीं की बात करूंगा, सरकारी कॉलेज में जाना ही हमारा मेन लक्ष्य है। तो टोटल कितनी कॉलेज है जेईटी में, मैं जेईटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ हल्का फुल्का आपको इशारा कर देता हूँ कि जेईटी और सीयूटी क्या है, वैसे तो मैं अलग अलग वीडियो बना के बताता रहता हूँ आपको। तो आईसीआर के अंडर में 8% 75 यूनिवर्सिटीज है,
ये पूरे देश के अंदर है, अलग अलग स्टेट के अंदर है। तो राजस्थान के हिस्से में 5 आती है और आउट ऑफ राजस्थान कितनी आती है 70। तो इन सब में 20% एडमिशन तो CUET के एग्जाम के थ्रू होता है और 80% सीट पे एडमिशन स्टेट लेवल की जो हो आपके एग्जाम होंगे उसके थ्रू होगा। तो राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी में 20% बच्चे तो किससे आएंगे CUT से और 80% बच्चे आएंगे JET के एग्जाम से। आ गई बात समझ में। इसका मतलब JET का जो एग्जाम होने वाला है इसके अंदर जो 80% सीट की हम बात करे थे इसके अंदर 4500 सीट है टोटल। और कितनी सरकारी कॉलेज है 70 सरकारी कॉलेज है। 5 यूनिवर्सिटी कौन सी है इसके अंदर आपकी उदयपुर है, इसके अलावा जोबनेर है, बीकानेर है, इसके अलावा आपके पास जोधपुर है और कौन सी है कोटा है। ये 5 यूनिवर्सिटी आपके पास है MPUAT, SKNAU, SKRAU, AU कोटा, AU जोधपुर। ये 5 यूनिवर्सिटी आपके पास राजस्थान में अवेलेबल है और इनकी 80% सीट के लिए जो एग्जाम होता है वो कौन सा होता है JET का। तो JET की ये अपने गणित आ गई निकल के अपने सामने। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न हम देखेंगे तो इसके लिए JET के लिए बच्चा जो है एलिजिबल होता है कौन सा जिसके साइंस सब्जेक्ट है। साइंस में क्या सब्जेक्ट होते हैं साइंस में होता है AG, बायो और मैथ। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपको यदि JET का एग्जाम देना है तो आपको 3 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। कौन कौन से टोटल ये साइंस के सब्जेक्ट है तो ये बच्चा क्या पढ़ता है ABC, ये क्या पढ़ता है PCB, ये क्या पढ़ता है PCM। अब आपको अगर JET का पेपर देना है तो इन सब में से कोई 3 लेने होते हैं। चाहे आप ABC लेके पेपर दे दो, चाहे आप PCM लेके पेपर दे दो, चाहे आप PCB लेके पेपर दे दो, आप जो चाहो वो ले सकते हो। PCA भी आप ले सकते हो। आई बात समझ में। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके दे सकते हो। सर मेरे PCB है 12th में और मैं एग्रीकल्चर लेके पेपर देना चाहता हूँ, फिजिक्स की जगह AG लेना चाहते हो, आप JET में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अपने समझ में आ गया कि ये जो है इसका एलिजिबिलिटी है। साइंस चाहिए PCM, PCB, ABC सब एलिजिबल है। कोई 3 पेपर करने होते हैं। तो सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसके अंदर टोटल आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, एक सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए 120 क्वेश्चन हो गए। अब देखो आगे की गणित क्या है। 120 क्वेश्चन है, इनमें से जो बच्चे सही करते हैं जो मेरिट में आते हैं वो उन बच्चों का नंबर इन 4500 सीट में से किसी न किसी सीट पे आपका नंबर आ जाता है। पूरी गणित है कि 120 में से जो बच्चे क्वेश्चन ज्यादा सही करेंगे वो इन 45 सीट में से किसी एक पर चले जाएंगे। ठीक है। अब कि सर हमें तो ये बताओ 120 में से कितने क्वेश्चन सही करने ताकि हमारा नंबर आ जाए। तो 120 एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है बेटा, 480 का पेपर होता है। कितने का पेपर होता है 480 का पेपर होता है। शॉर्ट में वापस समझो 480 नंबर का पेपर है, लगभग 70 कॉलेज है और 4500 सीट है। हमें इनके अंदर जाके फिट होना है। तो 480 में से कितने नंबर हमें चाहिए कि हमारा इनके अंदर नंबर आ जाए। इसको बोलते हैं हम JET की कट ऑफ कि हमें कितने नंबर लाने होंगे, 120 में से कितने क्वेश्चन जो है हमें सही करने होंगे। इस गणित पे हम चलते हैं। मैं आपको JET की कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। JET की आपको कट ऑफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ एवरेज बता रहा हूँ लास्ट 3 साल की। 3 साल का मतलब हो गया मैं बात कर रहा हूँ 2023, 2022, 2021 इनकी मैं आपको एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ। आई बात समझ में। चलते कट ऑफ के लिए कि हमें अगर 70 यूनिवर्सिटी में आना है, 70 कॉलेज में अगर हमें आना है राजस्थान वाली के अंदर, राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी 70 कॉलेज उनमें जाना है, तो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि यदि आपके 150 नंबर आ जाते हैं कितने में से बेटा 480 में से, अगर 150 नंबर आपके आ जाते हैं 150 आ जाते हैं तो आपका किसी न किसी सरकारी कॉलेज में नंबर आ जाएगा। किसी न किसी सरकारी कॉलेज में नंबर आ जाएगा यदि 150 नंबर आ रहे हैं तो। इसका मतलब हुआ लगभग यदि 40 क्वेश्चन कर देते हो आप तो आप सरकारी कॉलेज में चले जाओगे। सर बिल्कुल जो सरकारी कॉलेज नहीं खुली है उनमें दम नहीं है, मुझे तो पहले वाली पुरानी सरकारी कॉलेज है उनमें जाना है। उनमें जाने के लिए सर कितने नंबर चाहिए, तो उनमें जाने के लिए नंबर चाहिए 100 नंबर ऐड कर लो 250 नंबर चाहिए। आई बात समझ में। आप पुरानी सरकारी कॉलेज में चले जाओगे। सर मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इसमें 50 नंबर ऐड कर लो तो आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच जाओगे।
सर मेरी पसंद चले, मैं चाहूं मैं वहां जाऊं, आप तो ये बताओ, तो 50 नंबर और ऐड कर लो। अगर 350 नंबर आते हैं तो आप जहां चाहो वहां जाने के आपके पूरे चांसेज है। मैंने आपको पिछले 3 साल की जो कट ऑफ है उनका एवरेज बता दिया है। 350 प्लस लो, मर्जी से जहाँ इच्छा हो वहां जाओ। आ गई बात समझ में? अब हम ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चन की गणित बैठ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यदि आपको सबसे ऊपर की मंजिल पे जाना है तो आप उछल के नहीं जा सकते। आपको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फर्स्ट मंजिल, सेकंड, थर्ड करते हुए लास्ट तक पहुंचने वाले हो। इसलिए हम 12वीं के साथ में यदि सिलेक्शन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले कट ऑफ क्लियर करेंगे सरकारी कॉलेज की, फिर धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो हमें चाहिए, सबसे फर्स्ट हमें चाहिए कि 120 में से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो जाए, 40 क्वेश्चन सही हो जाए। इस गणित पे अपन जा रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि 40 क्वेश्चन हम लाए कहां से। अब यदि हमें 40 क्वेश्चन निकालने हैं या 100 क्वेश्चन सही करने हैं तो हमें जाना पड़ेगा सिलेबस के पास में। तो हम अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर कि 120 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो इसमें 3 सब्जेक्ट अपन मान लेंगे। मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के बच्चे को टारगेट करते हुए चल रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री, यह आपके 3 सब्जेक्ट है बेटा। तो एग्रीकल्चर की बात करूंगा तो इसमें आपकी है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल, जो कि आप पढ़ते होंगे। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की तो इसमें है एक बॉटनी, एक जूलॉजी। केमिस्ट्री की बात करता हूँ मैं आपकी, तो इसके अंदर एक तो आपकी सोइल केमिस्ट्री, एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक और एक है फिजिकल केमिस्ट्री। ये 4 आपके पार्ट है केमिस्ट्री के। एक एक करके चलते हैं। यहाँ इन तीनों को मिला के कितने क्वेश्चन बेटा, 40। इनमें 25 क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं और आपके 15 क्वेश्चन जूलॉजी के। तो टोटल कितने हो गए, 40। यहाँ पे 10 क्वेश्चन सोइल के हैं, 10 क्वेश्चन अराउंड ऑर्गेनिक के। इन दोनों को मिला के 10-10 अपन एक बार एवरेज लिख रहे हैं। टोटल कितने हो गए बेटा, 40 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, कोर्स है। अब हमें कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए, 40 क्वेश्चन। आई बात समझ में? हमें 250 से 260 क्वेश्चन चाहिए पुरानी कॉलेज के अंदर जाने के लिए। अब आप इसमें आप 4 का भाग देखोगे तो देखो आप लगभग 65 क्वेश्चन कर दोगे। आप कितने कर दोगे, 65 क्वेश्चन। तो आप उस कॉलेज में चले जाओगे। और 300 नंबर चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, इसका मतलब 75 क्वेश्चन कर दोगे। तो हमारा पूरा टारगेट है पहले 40 करें, फिर हम 65 करें, फिर हम 75 करें। एक बार अगर हम इस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं और ये हमारे पास सिलेबस है तो एक 12वीं के साथ में किसी बच्चे के क्या चांस बनते हैं उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो का मेन टारगेट है कि 12वीं के बाद में क्रैश कोर्स करके एक बच्चे के यूनिवर्सिटी में जाने के क्या चांसेस बनते हैं उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें से हमें इतने क्वेश्चन सही करने हैं कि हम हमारी यूनिवर्सिटी का गेट जो है उसके अंदर एंट्री ले सके। चलो चलते हैं, देखते हैं। इस पूरे सिलेबस को अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो मेरे एक चीज समझ में आती है कि जो आप 12वीं में अभी 8% पढ़ रहे हो, उस 12वीं के लगभग एवरेज 50 से लेके 60 क्वेश्चन आपके 12वीं बोर्ड वाले हैं। 12वीं बोर्ड का जो भी कोर्स है आपका, वो पूरा का पूरा कोर्स अगर मैं एनालिसिस करके छाटूं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको कहां से मिलने वाले हैं, 8% आप जो 12वीं पढ़ रहे हो उसमें से पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12वीं में जो आपकी ऑब्जेक्टिव, आप सब्जेक्टिव की तैयारी तो कर रही हो अभी बोर्ड की, उसमें से ही अगर आप हर तीसरा क्वेश्चन छोड़ दो, 60 क्वेश्चन आएंगे, हर तीसरा छोड़ दोगे मतलब 20 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो भी 40 क्वेश्चन तो आप 12वीं का कोर्स है उसमें से सही करके सरकारी कॉलेज का गेट तो आराम से जो है उस गेट से एंट्री ले सकते हो। अरे भाई सरकारी जो 12वीं का कोर्स है उसमें से कितने आते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं। छोड़ो आप सब कुछ छोड़ो, उस कोर्स में से ही आ जाएंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि पेपर हमें अटेम्प्ट करना नहीं आता, ओएमआर शीट भरनी नहीं आती, 4 ऑप्शन में से एक प्रॉपर छांटना नहीं आता, एक एग्जाम का जो लोड होता है बच्चे के उसको अपने को हैंडल करना नहीं आता। उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है। कुछ नया नहीं पढ़ोगे ना तो भी काम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अगर 5 लाख कमाने वाला
1 लाख कमा के इसलिए खुश है कि बाकी 50,000 कमा रहे हैं, तो वो 1 लाख वाला अपने साथ न्याय नहीं कर रहा। सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट ये 40 क्वेश्चन क्रैक करके सरकारी कॉलेज में जाना नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। मैं हर बार, अभी रघुनाथपुरा में कार्यक्रम था तो विवेकानंद जी की जो जयंती थी उसके ऊपर मैंने विशेष तौर पे बच्चों को बोला। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल कोट करके बताना चाहूंगा। 3 बच्चे ऐसे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10th क्लास में 45% आए हैं। मान लो 3 स्टूडेंट है, ए और बी और सी। एक ही स्कूल में तीनों बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग गांव से बैग लेके इस स्कूल में आके पढ़ रहे थे। मान लो ये आपकी जेड नाम की स्कूल है, इस स्कूल के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे थे। जैसे ही 12वीं का इसका 10th क्लास का रिजल्ट आया, तीनों के एवरेज 45% आ गए। तीनों ने अपनी कॉलोनी में देखा, ए ने ये देखा कि कॉलोनी के अंदर जिसके 61% आए हैं उसको माला पहनाई जा रही है, उसका स्वागत सत्कार हो रहा है, और इस 45% वाले बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। बी ने देखा कि जिस बच्चे के 76% आए हैं उसको मालाएं पहनाई जा रही है, क्योंकि कॉलोनी में आज तक का टॉपर वही है, गांव में आज तक का टॉपर वही है, बड़ा मान सम्मान इसका हो रहा है। इसको देखा सी, जो सी कैंडिडेट है, इसने देखा कि जिस बच्चे के 96% आए हैं उसके घर में तो मीडिया वाले और आए हैं, अलग ही मिठाइयां चल रही है। इस बच्चे के ये जो बच्चा है सी, इसके जो परिवार की पारिवारिक स्थिति है, इस विशेष तौर पे जो आर्थिक दृष्टि से इस बच्चे की स्थिति है, उससे ही लो कैटेगरी की जो है स्थिति वाला बच्चा है, जिसको मैं कहता हूँ झोपड़ी में बैठी खोपड़ी, वो बच्चा जो है 96 लेके आया है, और उसके घर पे मीडिया वाले भी आए हैं कि ऐसा कैसा कमाल कर दिया। जब इस बच्चे ने देखा है कि यहाँ तो इतना मान सम्मान मिल रहा है पढ़ने वाले बच्चों को, तीनों बच्चे अंदर ही अंदर घुटते हैं कि यार जिंदगी का कोई मतलब नहीं। ये बच्चा सोचता है मुझे 61 लाने चाहिए ताकि इसके जैसा मुझे मान सम्मान मिले। ये बच्चा सोचता है मुझे 80% लाने आगे ताकि मुझे भी मान सम्मान मिले। और ये बच्चा सोचता है मैं 96 क्रॉस करके दिखाऊंगा ताकि मेरे घर पे भी ये मीडिया आ जाए। तीनों बच्चे अलग अलग एम लेके 12वीं क्लास के लिए जुट जाते हैं। तीनों किसी से शेयर नहीं करते, तीनों पूरी अपनी जी जान लगा के लग जाते हैं। तीनों बच्चे मेहनत कर रहे हैं और तीनों ने ठान लिया क्या, मुझे फर्स्ट डिवीजन लानी है, मुझे 80% से ऊपर लाना है, और मुझे मेरिटोरियस जो स्टूडेंट है उससे ज्यादा मेहनत करनी है। नंबर कितने आए मुझे नहीं पता, लेकिन 11वीं और 12वीं के अंदर मैं इस तरह की मेहनत करके दिखाना चाहता हूं कि एक मेरिटोरियस जो स्टूडेंट है, अगर वो 4 बजे उठता है तो मैं 3:30 उठूंगा, अगर वो 6 घंटे सोता है तो मैं 5.5 घंटे सोऊंगा, अगर वो साल में 3 बार एब्सेंट रहता है तो मैं एक भी बार एब्सेंट नहीं रहूंगा, अगर वो एक भी गलत काम नहीं करता या वो साल में 10 कोई गलत काम कर देता है, 10 गलतियां कर देता है तो मैं एक भी गलती नहीं करूंगा, अगर वो इधर उधर जाके टाइम खराब कहीं पर भी मेरिटोरियस बच्चा करता है तो मैं नहीं करूंगा। मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट की जो गलतियां हैं उससे कम मैं गलतियां करूंगा, और मेरिटोरियस स्टूडेंट जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। तीनों बच्चे एक दूसरे को किसी को नहीं बताते, कभी नहीं बताते कि मेरा क्या सपना है, लेकिन तीनों ने मन में ये ठान रखा है कि इस बार तो मुझे मेरी कॉलोनी है उसके रिकॉर्ड तोड़ना है। तीनों बच्चे जी जान लगा के लग जाते हैं। अब एक दिन वो आ जाता है जिसका सबको इंतजार था, तीनों को इंतजार था। 12वीं का रिजल्ट आया, जिसका टारगेट था फर्स्ट डिवीजन लाना वो 62% ले आया, जिसका था 76% लाना मतलब 80% लाना वो बच्चा 74 ले आता है, और जिसको 96 लाना था वो 92% ले आता है। ये इन बच्चों का रिजल्ट आया। अब अगर इसमें देखें तो कौन खुशियां मना रहा है? ये 62 वाला। क्यों मना रहा है? क्योंकि इसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, ये अपने टारगेट को हासिल कर चुका। और मायूस कौन से हुए? ये दोनों, क्योंकि इसका टारगेट था 80 और ये लेके आया 74, इसका था 96 और लेके आया 92। आप मुझे अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ कि 62, 74 और 92
इन तीनों में से ज्यादा कौन से हैं? कौन सही है मार्कशीट में, कौन सही है नॉलेज में? फेल कौन हुए? ये दोनों। पास कौन हुए? ये एक। अब अपनी आत्मा से बताओ फेल पास वास्तव में कौन हुए? तो आप कहोगे सर ये, सर ये। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा लक्ष्य रखने के बाद में जीत हासिल करने की बजाय बड़ा लक्ष्य रखने के बाद में यदि आप उसमें फेल भी हो जाते हो तो छोटा लक्ष्य रखने वाले के पास होने की बजाय उससे फेल होने पर भी उन दोनों के बीच का जो गैप है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि 62 के आगे, 92 के आगे 62 वाला काउंटिंग में नहीं आता। इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा था कि हमें टारगेट 40 क्वेश्चन नहीं करना है। 40 क्वेश्चन की गणित तो मैंने बता दी, 12वीं के साथ में सिलेक्शन होगा, 12वीं के जो चैप्टर है उन्हीं से होगा, ये गणित मैंने आपको बता दी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इस 40 क्वेश्चन के आंकड़े को 75 प्लस तक लेके जाएं। मैं ये पूरा वीडियो उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं जो 12वीं क्लास को केवल नॉर्मल प्रतिशत से पास करने वाला है। अगर वो बच्चा अपनी पूरी जी जान लगा देता है, समय का सही सदुपयोग करता है और 12वीं का एग्जाम होते ही अगले ही दिन सही डायरेक्शन पे अगर पड़ जाता है तो डेफिनेटली 12वीं के साथ में उस बच्चे के चयन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। मैं बता देना चाहूंगा 12वीं के साथ में इसी साल रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग में बच्चा 12वीं के साथ 13वीं रैंक लेके आया और पूरे राजस्थान के अंदर आरसी उदयपुर में सेलेक्ट हुआ और बीएचयू का एग्जाम सीयूटी का क्रैक करके बीएचयू यूनिवर्सिटी में भी प्रेजेंट पढ़ रहा है बच्चा। 99 परसेंटाइल से ऊपर बच्चा सीयूटी के अंदर लेके आया। आरसीए कॉलेज उदयपुर जिसमें 114 सीट है उनमें लगभग 15 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के 12वीं के साथ गए। रॉयल इंस्टीट्यूट में आप जाके वहां देखोगे रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चों को तो हर साल आप पिछले 5 साल के उठा के देखोगे तो हर दूसरा तीसरा चौथा बच्चा आपको आरसी उदयपुर राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 15 लगभग बच्चे आपको 2023 के अंदर 12वीं के साथ के मिलेंगे आपको टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं और मैं वही बात कर रहा हूं जो संभव है। आगे के अब वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी संस्थान का कैसे चयन करें। तो आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी 8% आपको मिलेंगे। आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट विजिट करेंगे, उनमें से हम भी एक हैं। हर इंस्टीट्यूट अपना 100% देने की कोशिश करता है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन अगर 5% भी ऐसे इंस्टीट्यूट हो जहां किसी बच्चे को यह लगे कि मुझे यहाँ पे ये चीज मिल जाती तो मजा आ जाता, तो मुझे लगता है उन 5% को भी सीख लेना चाहिए और एक संस्थान को चूज करते वक्त अपना पूरा दिमाग लगाना चाहिए। और पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब तक आप आंखों से नहीं देखो तब तक किसी पे विश्वास मत करो। ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ दिखाया कुछ और जाता है और हकीकत में होता कुछ और है। डेमो अलग चीज है, वास्तविकता अलग चीज है। किसी भी संस्थान को चुनते वक्त आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें मैं इस संस्थान को लेते हुए आपको बताने की कोशिश करूंगा। वही सिस्टम आप हर जगह फॉलो करने की कोशिश करें, फिर आपको जो बेस्ट लगे उसका आप चुनाव करें। आइए चलते हैं कि अगर 12वीं के बाद में आप एक अच्छे संस्थान को चुनते हो तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसी हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा स्टाफ होना चाहिए, किस तरीके की सिलेबस को लेके प्लानिंग होनी चाहिए, उन सब पे मंथन होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, तभी सब चीजें क्लियर होती है, बाकी नहीं होती। तो मैं अब आगे केवल और केवल रॉयल इंस्टीट्यूट की बात करूंगा कि भाई हम आपके लाडले के लिए क्या कुछ करने वाले हैं और कैसे हम 75 प्लस का आंकड़ा आपके बच्चे को जो है उसके बच्चे का आंकड़ा जो 75 प्लस तक पहुंचाने में मदद करने वाले उस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले
हमारे पास 61 डेज थे। उनमें से हमारी जो प्लानिंग है वो ये रहेगी, मैं यहां बात कर रहा हूं जेट क्रैश कोर्स 2024 की। जेट क्रैश कोर्स 2024 की मैं प्लानिंग आपको बताने जा रहा हूं। 61 डेज हमारे पास ओवरऑल है। 3 दिन मैंने एडमिशन के निकाल दिए, लास्ट का दिन मैंने सेंटर पे जाने का निकाल दिया। 61 डेज के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की प्लानिंग रहेगी 45 डेज में हम आपको कोर्स करवाएं। 15 डेज में हम आपको रिवीजन कराएं, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज लेके होने वाली पेपर में जो गलतियां हैं उनको दूर करें। इन 45 डेज की जब प्लानिंग चलेगी तब भी टेस्ट चलेंगे, लेकिन ये अंतिम समय में रिवीजन और आपकी कंटिन्यू टेस्ट सीरीज रोजाना चलने वाली है 15 दिन तक। ये हमारी प्लानिंग रहेगी। अब इन 45 डेज के लिए एक बच्चा घर से बैग लेके निकल रहा है, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उसके लिए क्या पूरी प्लानिंग देने वाला है कि 45 डेज में कैसे कौन कोर्स पूरा कराएंगे, कहां बच्चा रहेगा, कहां खाना खाएगा, क्या पूरा सिस्टम रहने वाला है, उस पे आगे मैं बात करने वाला हूं। चलिए, रॉयल गुरुकुल सिस्टम का मतलब है 24 घंटे आपके बच्चे की यहां अगर आ गया है, उसने एडमिशन ले लिया है, तो 24 घंटे आपके बच्चे की केयर की जाएगी। 24 घंटे को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6 से 8 घंटे आपका बच्चा हमारी कोचिंग के अंदर रहेगा, 16 से 18 घंटा बच्चा हमारी कोचिंग से बाहर रहेगा। जब कोचिंग क्लासरूम से बाहर बच्चा रहेगा तब क्या गणित लगेगी वो आगे बताऊंगा। सबसे पहले बच्चा बैग लेके आ गया है, एडमिशन हो गया है और वो क्लास के लिए आया है, तो अब हमारी वर्किंग क्या रहती है उस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कोचिंग की क्या एक्टिविटीज है उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले अगर बच्चा आपका आएगा तो सबसे पहले आते ही बच्चे की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। उसके लिए आपको इंफ्रा चाहिए, तो 1 नंबर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर। व्यवस्थित बच्चे को क्लासरूम मिलेंगे, व्यवस्थित बिल्डिंग मिलेगी। ये हमारे कैंपस है जहां बच्चे की क्लास लगती है। आते ही बच्चे के कैंपस के अंदर एंट्री करते ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, जहां ये पता चलेगा कि आपका लाडला आया है या नहीं आया। पता चला आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, तो हॉस्टल में सो रहा है आराम से और क्लास में आ ही नहीं रहा, तो फिर उदयपुर रहने का क्या फायदा है। आपने बच्चे को कमरा दिला दिया और पता चला बच्चा कमरे पे रह रहा है, सो रहा है, आपकी नजरों में रॉयल में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। इसका मतलब है अगर बच्चा घर छोड़ के उदयपुर में रह रहा है तो रोज क्लास आएगा। अब नंबर 2, जैसे ही बच्चा क्लास में जाएगा तो ये हमारी व्यवस्थित क्लासरूम है। जो हमारा साकार कैंपस है वो है। अभी हमने रघुनाथपुरा के अंदर नया क्लासरूम बनाया है, जो हमारा एकलव्य जो कैंपस है उसके अंदर भी बहुत ही व्यवस्थित हमारा जो है वो क्लासरूम कैंपस है। इस तरीके से व्यवस्थित एसी हमारे जो है हर कैंपस के अंदर लगे हुए हैं। हर कैंपस बहुत ही व्यवस्थित है कि सर एसी लगाने से क्या रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता। एसी लगी हुई है इसलिए आप यहाँ एडमिशन ले लो, ये सोच के नहीं लेना, कहीं और भी नहीं लेना, लेकिन ये एक सुविधा का पार्ट है। जब आप क्रैश कोर्स करोगे तो गर्मियों का समय रहेगा, आप अगर व्यवस्थित बैठोगे, शांति से अगर आप फिजिकली बैठे रहोगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने ये व्यवस्था दी है। बाकी पुराने टाइम में खेजड़ी के पेड़ के नीचे भी और रोड के ऊपर लाइट में बैठ के भी बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि वो परिस्थितियां थी। अभी वर्तमान में जिस बच्चे की जिस घर में वो पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है, उसको जो सुविधाएं दी जा रही है, अगर वो यहाँ आते ही वैसी नहीं मिलेगी तो वैसे 2 महीने तो सेट होने में लगा देगा। इसका मतलब है जैसा घर पे जिस तरीके से इन्वायरमेंट से बच्चा आ रहा है, जिस माहौल से बच्चा आ रहा है, वो माहौल बच्चे को यहाँ पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे ही बच्चा क्लास में आया तो उसको बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस के साथ में एसी क्लासरूम के साथ में आपको डिजिटल बोर्ड मिलने वाला है। डिजिटल बोर्ड वो बोर्ड है, आपने देखा होगा पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, व्हाइट चौक चलती थी, बाद में क्या आया, धीरे धीरे ग्रीन बोर्ड आया और व्हाइट ही चौक रही। 3 नंबर पे आपके पास जो आया वो आया व्हाइट बोर्ड आया और मार्कर आया, और अभी 8% चल रहा है डिजिटल। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है
और इससे क्या फायदा होता है, इससे किसी भी बात को समझाने में आसानी होती है। जैसे मैं अगर आपको ये समझाऊं कि बाजरा जो है वो गेहूं से थोड़ा बड़ा और गन्ने से छोटा होता है, क्या समझ में आया आपके? कुछ नहीं आया। और यदि वही मैं आपको इस बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना के इसकी फोटो और आपको खेत दिखा दूं बाजरा के, समझ में नहीं आएगा? 100% आएगा। आंखों से देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती, इसलिए डिजिटल बोर्ड काम में लिया जा रहा है। आजकल लगभग सभी जगह डिजिटल बोर्ड है। नेक्स्ट, अब मेन आपने बढ़िया इंफ्रा बना दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, गजब का सिस्टम है, लेकिन किसी संस्थान की रीढ़ की हड्डी है वो वहां का स्टाफ होता है, वहां के गुरुजी होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं आपके समझ में आ रहा है? अगर मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो भी आपकी एक एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैं मार्कर का कलाकार हूं। मुझे पता है कि आपके 52% है, आपके 56% है, आपके 80% है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे हाथ में मार्कर है, इसका मतलब मुझे इस तरीके से समझाना है कि हर एक बच्चे के एक एक चीज क्लास में समझ में आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट के जो गुरुजी है वो पढ़ाते हैं। ये रीढ़ की हड्डी होता है किसी इंस्टीट्यूट के लिए स्टाफ। मैं रॉयल स्टाफ के लिए डिटेल में चर्चा जरूर करूंगा। इन बच्चों के सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस मैथ, क्योंकि साइंस का बच्चा दे सकता है। मैं कोई 3 सब्जेक्ट, क्योंकि मेजोरिटी जो एग्रीकल्चर के बच्चों की है तो यहां ले रहा हूं कि अगर कोई बच्चा एबीसी से तैयारी करता है तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारा ग्रुप बड़ा हो रहा है, आप सबका सहयोग और सानिध्य संस्थान को प्रॉपर कंटिन्यू मिल रहा है, और उसी का नतीजा है कि हमारी टीम बड़ी हो रही है। अभी हमारे पास हर सब्जेक्ट के लगभग 8 से 10 फैकल्टीज है। 8 से 10, 8 से 10 आगे दिखाऊंगा अभी आपको। इतने इतने टीचर है। एक बैच के अंदर 4 से ऊपर टीचर पढ़ाने जाते हैं, चाहे आपकी एजी हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो। कई लोग मुझे ये बोलते हैं, कई बार बच्चे भी, पेरेंट्स भी पूछ लेते हैं कि सर ज्यादा टीचर लगाने से क्या होते हैं, आपके यहाँ टीचर ज्यादा पढ़ाते हैं इसलिए हमें एडमिशन ले ले। नहीं लेना है। अगर संख्या देख के लेना है तो नहीं लेना है। तो फिर सर आप क्यों बोलते हो हर बार? उसका कारण, क्योंकि जो आपके लाडले को पढ़ाया जा रहा है और जो उसका सिलेबस है उसके लिए इतने टीचर चाहिए। देखो क्यों चाहिए। जैसे मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और आपकी सोइल केमिस्ट्री है। 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन। इनके 10-10 क्वेश्चन मान लो। कितने मान लो? 10-10 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आ गए एग्जाम के अंदर। अब देखो, मान लो मैं यहाँ टीचर हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो मैं जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब तो बच्चों को मजा आएगा कि मजा आ गया जेल सर, मजा आ गया। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? क्योंकि मेरे को इसका एक एक फंडा मेरे क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, कि मैं बच्चे को इस तरीके से समझाऊंगा कि बच्चे के एक एक चीज समझ में आएगी, तो बच्चा पढ़ेगा, वो समझ में आएगा और उसको मजा भी आएगा। बच्चे को पढ़ने में मजा तभी आता है जब उसके समझ में आता है। आप कोई मूवी देख रहे हो और आपके ऊपर से जा रही है ना, बंद कर दोगे आप, सो जाओगे फिर। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे मैं फिजिकल पढ़ाना चालू करूंगा तो बच्चे ये कहना चालू करेंगे कि सर ये टफ है, तो मैं भी कहूंगा हाँ ऑर्गेनिक इजी है, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री वास्तव में बहुत टफ है। इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो भी बच्चों को लगेगा कि सर ऑर्गेनिक जैसा मजा नहीं आ रहा। कई बार तो यही गुरुजी सोइल और पढ़ा देते हैं। अब आपको पता चला होगा कि ये टफ क्यों है, क्योंकि मेरी खुद की उतनी पकड़ नहीं है जितनी पकड़ यहाँ है। रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी एवरेज पढ़ाने का जो उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव जो उनको पढ़ाने का है, वो एवरेज निकालूंगा ना मैं पूरे आगे उन सब का,
तो 10 साल का आएगा। कितने का? 10 साल से ऊपर का एवरेज आ जाएगा उनका। इसका मतलब है ये काम करते हुए उनको 10-10 साल हो गई। ये सर स्पेशलिस्ट है, ये सर स्पेशलिस्ट है, ये सर स्पेशलिस्ट है, ये सर स्पेशलिस्ट है। और अगर ये सर ये काम करा रहे हैं तो आप मान के चलो यहाँ सर 10 में से 10 का देंगे, तो इधर वाले सर ये मान के चलो सेम सर पढ़ाएंगे तो 9 का ही बच्चे को दे पाएंगे। ये भी 9 का गैप तो हालांकि ज्यादा रहेगा, लेकिन मान के चलो कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का तो उतना नहीं दे पाएंगे जितना कि चारों टीचर अलग अलग आपको एमएससी पीएचडी की हुई दमदार जो है, जिनकी पकड़ स्पेशल मतलब स्पेशल ग्रुप में नहीं हो, तो वो बच्चे एक एक क्वेश्चन का नुकसान तो वहां कर ही देंगे। 3 सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर में 3 का नुकसान हुआ, बायो में 3 का, और 9 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। मेरा अनुभव बता रहा हूं, पिछले मैं अगर 5 साल का या 3 साल का एवरेज देखूं कि 5 क्वेश्चन के अंदर लगभग 500 यूनिवर्सिटी लॉक हो जाती है। 5 यूनिवर्सिटी है ना, उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, इनमें एवरेज गैप निकालो ना पिछले अपने 3-5 साल का, तो पता चलेगा कि 5 क्वेश्चन में तो यूनिवर्सिटी चेंज होती है। हर क्वेश्चन पे आपकी उदयपुर से जोबनेर, जोबनेर से बीकानेर जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर फिजिकल केमिस्ट्री से जिसने पीएचडी कर रखी है उनकी जगह इन ऑर्गेनिक वालों को लगाऊंगा तो एक नुकसान होगा, एक क्वेश्चन का मान लो तो भी 9 सब्जेक्ट हो गए, 9 क्वेश्चन का गैप तो आएगा। ये सेम ऐसे ही है कि पेट की बीमारी देखने वाले डॉक्टर साहब आंख ठीक नहीं कर सकते। अरे सर दर्द तो कम कर ही सकते हैं, तो दर्द कम तो किराना की दुकान वाला ही कर देता है, आराम आ जाएगा, लेकिन पेट ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पेट खराब है तो पेट के डॉक्टर के पास ही जाना है, आंख खराब है तो आंख के डॉक्टर के पास ही जाना है। रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरीके से बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं उसका कारण है कि हर बारीकी पे काम किया जाता है। ये मैंने बताया आपको कि जो ग्रुप होता है, टॉपिक स्पेशलिस्ट होते हैं, उसका रिजल्ट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। आगे चलते हैं। और एक बात और आपको यहां बता देना चाहूंगा कि 12वीं के बच्चे को ये कोई पता नहीं चलता कि कितने टीचर चाहिए, और ये भी पता नहीं चलता कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो लेवल का है कि नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने पर पता चल जाता है बच्चे को कि मुझे क्या पढ़ाया गया और क्या आया, किस लेवल तक का पढ़ाया गया। ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये हमारी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर की टीम है हमारी। ये इनका आप एवरेज निकालोगे ना सब जगह तो आपको पता चलेगा कि लगभग 10 या उससे ऊपर का आ रहा है। ये हमारी पूरी केमिस्ट्री की टीम है। इतना गजब का ये सर पढ़ाते हैं, जितने भी हमारे सर हैं, कि आपके बच्चे को मजा आ जाएगा। मतलब आपको जान के अचंभा होगा कि एक बच्चा मेरे पास आया, अभी 20 दिन पहले की बात हो, ऑफिस में एग्रीकल्चर का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा, कि सर मुझे जो है केमिस्ट्री में आगे जाके एमएससी पीएचडी करनी है। मैंने कहा कैसे? कि इतना गजब का पढ़ाते हैं सर, मेरी लगन लग गई केमिस्ट्री में। बोलो 11वीं का बच्चा। रॉयल इंस्टीट्यूट के जो द्रोणाचार्य हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा उनका, कि आप बच्चे को इतनी बारीकी से पढ़ाते हैं कि वो हंसता खेलता न केवल सब्जेक्ट समझ पा रहा है बल्कि उसके अंदर एमएससी पीएचडी करने की सोच रहा है। 11वीं क्लास का बच्चा बोला। ये हमारे गुरुजी पूरे केमिस्ट्री के हैं। ये हमारी पूरी बायोलॉजी की टीम है, समीर सर, किरण मैम, अर्चना मैम, ओपी सर, ये हमारी पूरी की पूरी बायोलॉजी की टीम है। लगातार इसमें कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे जो फिजिक्स और मैथ, पीसीएम पीसीबी के बच्चे भी जो हैं सीयूटी के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करवाते हैं, उन बच्चों के लिए हमारी फिजिक्स और ये हमारी मैथ की टीम है। अब आपके गुरुजी के पढ़ाने के बाद में मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने 1 घंटे आपको लगातार पढ़ा दिया और आपके एक एक चीज समझ में आ गई। मान लो अभी तक का वीडियो आपने देखा, लगभग आप ये मान के चलो कि 45 मिनट का हो गया। आपके एक एक चीज समझ में आई कि हाँ सर आई। अब चलो आप सुनाओ, मुझे वापस सुनाओ। ये भाई आपको अगर ये आ गई और आपको याद हो गया तो क्या आप मुझे सुना पाओगे वापस? कि नहीं सर, सुना तो नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई कितना ही बढ़िया क्यों ना पढ़ा दो,
अगर आपका बच्चा उसके बाद में छुट्टी होने के बाद में यहाँ से बाहर निकल गया और वापस जाके अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो आपका बच्चे को कोई भी गुरुजी पढ़ाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब सर बच्चा क्या पढ़े और कैसे पढ़े ताकि उसको याद रहे? तो थ्योरी हम जब क्लास में पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जब हम क्लास में करवा रहे हैं, तो फिर हम बच्चे को डीपीपी देते हैं घर के लिए। डेली प्रैक्टिस पेपर 2 शीट होती है अलग-अलग, एक तो होती है डीपीपी एक्सरसाइज शीट और एक होती है एक्सरसाइज शीट। डीपीपी के अंदर क्या होता है कि जो चैप्टर सर ने पढ़ाए हैं, उसके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बच्चा जाके उसका इंटरेस्ट बने इसलिए ईज़ी क्वेश्चन रहता है। जैसे ही बच्चा डीपीपी सोल्व करेगा, उसके बाद में बच्चा क्या सोल्व करेगा? एक्सरसाइज शीट सोल्व करेगा, जिसमें थोड़े से लेवल के क्वेश्चन होते हैं और अंत में आपके जो भी एग्जाम में पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अंत में शामिल है उसके अंदर। आगे चलते हैं। आगे हैं, जब बच्चा घर जाके ऑब्जेक्टिव सोल्व करेगा तो ये तो तय है कि उसके कोई ना कोई समस्या आएगी। तो संस्थान के द्वारा कंटिन्यू डाउट काउंटर लगता है, जिसमें कोई बच्चा कई बार क्लास में नहीं पूछ पाता, वो हेजिटेट होता है, तो ऐसा बच्चा डाउट काउंटर पे जाके अपने डाउट सोल्व करवा सकता है। कंटिन्यू डाउट काउंटर अवेलेबल है। इसके बाद में गुरुजी ने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ लिया, कैसे पता चले कि बच्चे को कितना आ रहा है? तो उसके बाद में कंटिन्यू इंस्टीट्यूट के द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है। आप ये ध्यान रखना कि मैं ये वीडियो और इस संस्थान के रिजल्ट, ये जो डिटेल बता रहा हूँ, ये आज तक के हमारे जो कर्म है, वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका बच्चा आने के बाद हम ये करेंगे। हम ये वो बता रहे हैं आपको जो वर्तमान में हम कर रहे हैं। ये बच्चों के इस तरीके से व्यवस्थित टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद में कुछ बच्चों की अच्छी रैंक आएगी, कुछ की थोड़ी डाउन आएगी। तो उन बच्चों के लिए कंटिन्यू हम मोटिवेशनल सेमिनार लेते हैं। मैं खुद बच्चों का मोटिवेशनल सेमिनार खुद कंडक्ट करता हूँ, हर 15वें दिन करता हूँ और इसके साथ में बाहर से भी हम कोई न कोई गेस्ट को बुलाते रहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं, अभी हमारे सर डॉक्टर बलराज सिंह जी आए थे, जो जोबनेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आई बात समझ में? 8% ऐसे हम किसी न किसी सर को बुलाते रहते हैं। मोटिवेशनल सेमिनार हो गया, उसके बाद में भी क्या होते हैं, कुछ पारिवारिक कारण होते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनका मन नहीं लगता और कई अलग-अलग तरीके के कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई नहीं होती। कई बार पेरेंट्स फ़ोर्स करते हैं, कई बार घर पे ऐसी कैज़ुअल्टी हो जाती है, कई बार बेमौसम की बारिश हो जाती है। कोई बच्चा ये सोच के पढ़े कि कोई बात नहीं, अपने साल भर का इतना खर्चा लगेगा और अपने घर पे भैंस है और ये जब भैंस जो है ब्याएगी तो इसका जो है हम जो है बेच के और अच्छा पैसा हो जाएगा हमारे पास और तो फिर हम गुरुजी को दे देंगे। अब पता चला कि भैंस समय से पहले ही है जो है उसकी किसी कारणवश डेथ हो गई, तो अब वो बच्चा फीस जमा कैसे कराएगा भाई? क्योंकि उस बच्चे ने तो एडमिशन उस भैंस के भरोसे लिया था। तो उस बच्चे को जब हम पढ़ाएँगे तो उसका क्लास में मन लगेगा क्या? कतई मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो उसकी फीस की पड़ी है कि वो कैसे जमा कराएगा। ऐसे बच्चों को हम छाँट लेते हैं या ऐसा मैंने माहौल दे रखा है कि बच्चा हमसे आके मिल सके, अपनी बात शेयर कर सके, फिर हम पेरेंट्स को बुला के उनकी जो भी जो समस्या होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, कम से कम 200 प्रॉब्लम है मेरे पास कि पेरेंट्स की वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन वो 200 मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बच्चों के साथ में काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि घर की तरफ से भी बच्चे की जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है कई बार। तो ये जो है इसके लिए हम पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उन विशेष बच्चों के लिए विशेष तौर पे पेरेंट्स को बुला के बात की जाती है कि आपके बच्चे की ये समस्या आ रही है। नेक्स्ट, इतना प्रयास जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा कंटिन्यू कराया जाएगा। अब देखो 6 से 8 घंटा बच्चा क्लास में रहा, उसके बाद में उसकी हो गई छुट्टी। छुट्टी होने के बाद बच्चे के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो रूम लेके रहे या हॉस्टल में आ जाए। अगर रूम लेके रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संस्थान के कुछ रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते हुए बच्चा रूम पे रह सकता है। अगर बच्चा हॉस्टल में रहे, ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सर घर से बाहर निकल रहा है, उदयपुर में हमारे कोई नॉन नहीं है, हम चाहते हैं बच्चा हॉस्टल में रहे। तो 6 से 8 घंटा बच्चा क्लास में रहा, अब उसकी छुट्टी होगी, वो आएगा हॉस्टल में। अब यदि आपका बच्चा, मान लो आपका बच्चा यदि हॉस्टल में रहता है, तो आपको इस तरीके से हमारे कैंपस मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो हॉस्टल है, उनके मैंने वीडियो बना के भी डाल रखे हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। हर रूम के अंदर अटैच लेट बाथ,
अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और गद्दा। इतनी बढ़िया सुविधा आपको जो है हॉस्टल के अंदर रहने को मिलने वाली है। हॉस्टल में क्या होगा, रहना और हॉस्टल में खाना, फिर वो मेस भी चाहिए, तो हॉस्टल के अंदर ये सब चीजें मिलेगी। और मैं अगर मेस की बात करता हूँ हमारे यहाँ, तो मेस की अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके की मेस है। मेस में क्या मिलता है खाने में, 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूड़ी, गुरुवार को पराठे, शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। एक नंबर खाना, एक नंबर रहना। तो हॉस्टल में एक नंबर पढ़ाई होती है। कितने नंबर पढ़ाई होती है, एक नंबर। ये जो मैंने पूरी फैसिलिटीज आपको बता रखी है ये हमारे मिलती है। बच्चों को समय समय पे हम योगा भी कराते हैं, कंटिन्यू योगा कराते हैं, रेगुलर समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनार कराते हैं। अब देखो आप कि सर आपने इतना बढ़िया बता दिया, इतना बढ़िया अगर सिस्टम चलता है तो ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो झोपड़ी में रहते हैं या फिर हमारा तो सामान्य परिवार है। इतनी फैसिलिटीज में हमारा बच्चा तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम इतना पे ही नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो सुविधाएं दी जा रही है इनका क्या चार्ज है। यहाँ एक बात जरूर बता दूं, मैं 2011 से मैं खुद बच्चों के साथ में खाना खा रहा हूँ। अपने मैम जो है वो बच्चों के साथ खाना खा रही है। मेरे 6 साल का बच्चा है वो भी आपके इन्हीं बच्चों के साथ खाना खा रहा है। इसका मतलब एक नंबर क्वालिटी हम दे रहे हैं। और अब यहाँ कि सर कितना खर्चा लगता है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 6,500 रुपये हम एक बच्चे से ले रहे हैं। दिन के नहीं, महीने के। तो दिन के लगभग 220 रुपए होते हैं। 220 रुपए में क्या दिया जा रहा है सोचना आप। हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ की सुविधा, मेडिकल सुविधा, बेड और गद्दा। इसके बाद में खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूड़ी, गुरुवार को पराठे, शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। एक नंबर खाना, एक नंबर रहना, ये पूरी सुविधा एक बच्चे को दिन में 220 रुपए में दी जा रही है। 220 रुपए तो एक टाइम, अगर इतना वास्तव में ऐसा खाना जो डायरेक्टर सरकार है अगर वो मिले और कहीं बाहर खाना जाए तो मुझे लगता है 220 रुपए तो खाने के लग जाते होंगे प्लेट के। ये सुविधाएं हम हमारे बच्चों के प्यार की वजह से, उनके विश्वास की वजह से हम मैनेज करके चल रहे हैं, इसलिए ज्यादा महंगा केस नहीं है। सर खाना और रहना महंगा नहीं है तो पढ़ाई महंगी होगी, वो भी नहीं है बेटा। जो क्रैश कोर्स हमारा चलेगा उस क्रैश कोर्स की फीस केवल और केवल कितनी है, 12,000 रुपए हिंदी मीडियम की, 15,000 रुपए इंग्लिश मीडियम की है। केवल 12,000 रुपए के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर इतने टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, डीपीपी एक्सरसाइज सीट आपको मिलने वाली है, पूरी आपको प्लानिंग मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाला है। 12वीं के साथ में आप अपने सपनों को साकार होते हुए बहुत ही कम फीस में देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे इतना अगर आप खर्चा कर दोगे तो हम हमारी ये सुविधाएं हैं ये कंटिन्यू मेंटेन कर लेंगे। एक बार आपको इतना खर्चा तो करना पड़ेगा, तभी हम लोग आपकी कंटिन्यू जो है आपके सपनों तक पहुंचने में मदद कर पाएंगे। क्योंकि अगर वास्तव में ये सब चीज दिखाने के लिए हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वास्तव में करानी है तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें इतना पैसा तो आपको चाहिए। ये पूरे कोर्स के महीने के नहीं है 12,000 रुपए। अब मेन मुद्दे की बात, हो सकता है ऐसी फैसिलिटी सब जगह हो, हम कैसे पता करें सही और गलत का। तो यदि ये सब चीजें कोई संस्थान 24 घंटे बच्चे की केयर करें, हर सब्जेक्ट के 4 से ऊपर टीचर्स अवेलेबल कराएं, कंटिन्यू बच्चे का टेस्ट लें, कंटिन्यू उसको डीपीपी एक्सरसाइज सीट दे, 24 घंटे घर की तरह अगर बच्चे का ध्यान रखे और एडमिशन से लेकर अगर एग्जाम तक रखे तो उस संस्थान का रिजल्ट रहता है। इसी वीडियो के यही जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पे जाके पिछले 5 साल का संस्थान का लगातार रिजल्ट चेक करो, और कहीं जहां आप जाना चाहते हो वहां पर भी चेक करो, और जो सबसे बेस्ट आपको लगे वहां पे आप एडमिशन लो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप रिजल्ट चेक जरूर करो। 2023 के अंदर सीयूटी के अंदर पूरे देश के अंदर जितने भी बच्चे 100% लाने वाले थे, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं,
पूरे देश में जितने भी बच्चे 100 परसेंटाइल लाने वाले थे, उनमें से आधे बच्चे 50% बच्चे राजस्थान के नहीं, राजस्थान में भी अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के हैं। कितने गर्व की बात है राजस्थान के लिए ये, कि आधे बच्चे अकेले राजस्थान के, और ये रॉयल के द्रोणाचार्य के लिए, यहाँ के अभिभावक और बच्चों के लिए गर्व की बात है कि आप उस टीम का हिस्सा है जिसने पूरे देश के अंदर 50% सीटों पे 100 परसेंटाइल लाने वालों पे कब्जा किया है। इसके अलावा आप देखोगे 200 से ऊपर बच्चे ऐसे जिनके 99 परसेंटाइल से ऊपर आए। इसके अलावा 95 परसेंटाइल से ऊपर 400 से ऊपर बच्चे रहे। 650 से ऊपर विद्यार्थी है जिन्होंने जो है सीयूटी के थ्रू आईसीआर की जो यूनिवर्सिटी जो उनके लिए कट ऑफ क्लियर किया है। जेईटी की अगर बात करता हूं तो पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक के साथ में टॉप 5 के अंदर 8 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के अलग अलग वर्ग के अंदर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा आरसीए कॉलेज उदयपुर के अंदर 114 सीट है जिनमें 35 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के गए हैं, लेकिन इसके अंदर वो बच्चे शामिल नहीं है जो सीयूटी के थ्रू बीएचयू में चले गए हैं। ये वो बच्चे हैं ज्यादातर जो बच्चे केवल राजस्थान में ही रुके हैं, राजस्थान की जेईटी के लिए काउंसलिंग कराई है। हमारा लक्ष्य केवल राजस्थान नहीं, पूरे राजस्थान के बाहर जो देश के टॉप यूनिवर्सिटीज है वो है। बच्चे पंतनगर पढ़ रहे हैं, बच्चे आईआरआई पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके जो है बीएचयू में पढ़ रहे हैं। बीएचयू के अंदर टोटल सीट आपकी 204 है, उनके अंदर 40 से ऊपर बच्चे कट ऑफ क्लियर करके रॉयल इंस्टीट्यूट के जो है सिलेक्ट हुए। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। मैं 2022 की अगर बात करता हूँ, 2022 की बात करता हूँ, 23 में पीजी की बात कर लेता हूं। पहले पूरे राजस्थान के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रैंक सामान्य वर्ग में पूरे राजस्थान में रॉयल इंस्टीट्यूट की रही है अशोक राठौड़ ने। कोटपुतली में बच्चा पढ़ने वाला बच्चा यूजी का पूरे राजस्थान को टॉप किया है। सर्वाधिक सिलेक्शन हमने कंटिन्यू काफी सालों से हम जो है प्री पीजी में देते रहे। 12वीं बोर्ड के अंदर भी बच्चे, 12वीं बोर्ड के अंदर बेहतरीन बच्चों ने जो है परफॉर्मेंस दी है। पीसीएम, पीसीबी, एबीसी के अगर मैं उनके नंबर जोड़ूं तो 95% जो है उससे ऊपर बच्चों की संख्या 8, 90% से ऊपर 41 बच्चे, 85% से ऊपर 111 बच्चे, 80% से ऊपर 191 बच्चे और 15 प्लस बच्चे आरसीए कॉलेज उदयपुर में केवल इसके अंदर आए। मैंने एक वीडियो बनाया 12वीं के साथ ने बच्चों ने तोड़े रिकॉर्ड। वो वीडियो आप YouTube पर देखना, उसमें लगभग 100 बच्चे मैंने उस टाइम तक उसमें काउंट किए थे, जो 100 बच्चे सरकारी कॉलेज में गए सिलेक्ट होके, उनमें से लगभग आपको आधे बच्चे मिलेंगे जिसका जेईटी में भी हुआ और सीयूटी में आईसीआर की कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ है। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने यशवंत का दिया था, जिसके पूरे राजस्थान में 13वीं रैंक रही सामान्य वर्ग के अंदर। इसके अलावा वो बच्चा भी बीएचयू में पढ़ रहा है। आई बात समझ में? कहने का मतलब है ये सब चीजें तब पॉसिबल है जब संस्थान के द्वारा लगातार जो कहा जाए वो कंटिन्यू कराया जाए। 2022 में आईसीआर के अंदर फर्स्ट रैंक आई रॉयल इंस्टीट्यूट की, 400 से ऊपर पूरे देश के अंदर हमारी सोनिका जाट फर्स्ट रैंक जो है आईसीआर के अंदर लेके आई। इसके अलावा राजस्थान में जेईटी के अंदर सामान्य वर्ग में पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की रही। इसके अलावा टॉप 10 के अंदर अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर 30 से ऊपर बच्चे रहे। ये 2022 का हमारा रिजल्ट है। आप चाहो तो इसको आराम से देख सकते हो। पीजी 22 में भी हमारी पूरे राजस्थान में निकिता मेल की फर्स्ट रैंक रही थी। हमने इस बच्चों को 3 बाइक, 3 स्कूटी, 6 जो है गिफ्ट के तौर पे नेक्स्ट सेशन में हमने बच्चों को दिया था। 2021 में भी पूरे राजस्थान के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर पहली वर्ग एबीसी वर्ग के अंदर हमारी जो है पूरे राजस्थान के अंदर जसवंत की रही थी। इसके अलावा 200 से ऊपर बच्चे जो है उस साल भी 2021 में भी कहाँ गए थे, आईसीआर के एग्जाम के थ्रू देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है बच्चे गए और बच्चे पढ़ रहे हैं B.Ed प्रेजेंट। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि कोई संस्थान उसके कहने में और करने में अंतर नहीं है तो वहाँ रिजल्ट है, और कहने और करने में अंतर है तो वहाँ रिजल्ट नहीं है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पुनः सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी संस्थान में एडमिशन ले तो सोच समझ के ले, और आप साथ में जाएं, साथ में जाके देखो 4 जगह, फिर जो बेस्ट लगे वहां आप एडमिशन लो। या फिर भुगत भोगी से पूछो कि जो यहाँ किसी संस्थान में पढ़ के गया है उस बच्चे से संपर्क कर लो, वो कह दे कि मैं 12 महीने पढ़ाऊं, गजब का संस्थान है, तो फिर आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, फिर ज्यादा अपनी एनर्जी व्यर्थ नहीं करना है। संस्थान के द्वारा इतने हमारे कोर्सेज चलते हैं, 11, 12 फाउंडेशन चलता है, नीट जेई चलता है, जेईटी, जेटी, सीयूटी, आईसीआर, बीएचयू इनके लिए, जेआरएफ, प्री पीजी, पशु परिचर, कृषि पर्यवेक्षक, बैंकिंग के लिए, डब्ल्यू एफएसओ, स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, तीनों फैसिलिटीज आपको एक ही छत के नीचे हम अवेलेबल करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है
हमारे संस्थान के अंदर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बैच अवेलेबल है, सेपरेट बैच है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे डर बैठा हुआ है, क्या हुआ बेटा कि सर आपके पास इंग्लिश का अलग बैच है क्या? तो हम तो सुनते ही तो अजीब सा लगता है, अलग बैच का क्यों पूछ रहा है? अरे कि सर मैं कहीं गया था और वहां बाद में हमें मिक्स कर दिया। बिल्कुल निश्चिंत रहे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच है, हमेशा सेपरेट रहेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जो है हमारे पास सुविधा अवेलेबल है। अरे सर हम गंगानगर है, हम क्या क्रैश कोर्स जो है घर बैठ के पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट के पास अभी 8% 30 स्टूडियो है, 30 ऐसे क्लासरूम है जहां से हम डायरेक्ट लाइव क्लास दे सकते हैं। जो ऑफलाइन बैच चल रहा है वही आपको घर बैठे लाइव मिलने वाला है, इसलिए किसी भी बच्चे को चिंता नहीं करनी है। आप चाहो तो घर बैठ के लगभग क्रैश कोर्स की जो हमारी फीस है वो केवल और केवल 3,000 रुपए है हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए। 3,000 में आप घर बैठे पढ़ सकते हो। ऑफलाइन आते हो तो केवल 12,000 रुपए फीस है, 12,000 रुपए में हम आपको ऑफलाइन पढ़ा देंगे। इसके अलावा इसके साथ में हम आपको नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। जो बच्चा ऑफलाइन आएगा ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन ही नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो लाइव क्लास मिलेगी, आप उस टाइम नहीं देख पाते हो तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अलावा डीपीपी, एक्सरसाइज सीट, टेस्ट सीरीज, मोटिवेशनल सेमिनार सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलने वाला है। केवल 3,000 रुपए फीस है। सर मैं अभी 12वीं क्लास में हूं, मुझे आज लगता है मुझे कुछ करना चाहिए, 1 साल तैयारी करने की बजाय अभी से मुझे लग जाना चाहिए, मुझे गाइड करो सर वर्तमान में मुझे क्या करना चाहिए और रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा मुझे अभी क्या मदद मिल सकती है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो बच्चा 12वीं क्लास में है अभी, जो बच्चा 8% 12th क्लास में है, उस बच्चे के लिए हमारी तरफ से जो हेल्प है वो ये है बेटा कि 12th क्लास के बच्चे के लिए हम एक कोर्स हमने जो है लॉन्च कर रखा है। वो कोर्स है केवल और केवल 5,000 रुपए का। कितने का है? 5,000 का, जिसके अंदर हम आपको पूरा का पूरा आपका 12वीं का कोर्स दे रहे हैं, 5 सब्जेक्ट दे रहे हैं। उसके अंदर हिंदी इंग्लिश भी मिलेगी, एग्रीकल्चर मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी। इसके साथ में ही इस बच्चे को हम क्या देने जा रहे हैं? पूरा का पूरा लॉन्ग ईयर का कोर्स, मतलब जेट और सीयूटी का पूरा कोर्स इसके अंदर हम दे रहे हैं। कितने रुपए ले रहे हैं? 5,000 रुपए ले रहे हैं। अब इस बच्चे को और इस बच्चे के लिए क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि ये बच्चा अगर 12,000 रुपए में ऑफलाइन आता है, कितने रुपए में? 12,000 रुपए में अगर ये बच्चा ऑफलाइन आता है तो आप 5,000 अभी जो ऑनलाइन जमा कराओगे उस टाइम ऑफलाइन आने पर ये 5,000 कम हो जाएंगे और उस टाइम केवल और केवल 7,000 रुपए ही आपको जमा कराने रहेंगे। इसका मतलब आज से ही हमारे पास आपकी कोई मान लो 12वीं में कोई सब्जेक्ट में कमी है वो आपकी दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग ईयर का अगर समय रहता है कुछ पढ़ना चाहते हो आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहेगा, आप पढ़ सकते हो। ये दोनों मैटर मिलेगा। जब आपने ठान ही लिया है कि रॉयल इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स होते ही जाना है तो मुझे लगता है आज ही आपको 5,000 रुपए का ये कोर्स ले लेना चाहिए, ताकि आपको जो है बाद में 7,000 ही जमा कराने रहेंगे। यह आपके लिए हमारी तरफ से विशेष बेनिफिट है। सर अगर मैं 5,000 अभी जमा करा दूं और उस टाइम क्रैश कोर्स चालू होगा और मैं ऑनलाइन ही रहना चाहता हूं, ऑनलाइन की फीस मैंने बता दी 3,000 हिंदी मीडियम की, तो सर क्या इस केस के अंदर हमें क्रैश कोर्स दोबारा परचेज करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल परचेज नहीं करना। इन 5,000 रुपए में क्या फ्री दे रहे हैं? क्रैश कोर्स आपको हम फ्री दे रहे हैं। आप देखो, इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता। क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन एक आम परिवार का बच्चा यहाँ पढ़ सके उसके अप्रोच में है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने बता दिया आपको कि क्रैश कोर्स की फीस 3,000 रुपए रहेगी ऑनलाइन हिंदी मीडियम बैच की। इंग्लिश मीडियम की भी मैं बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा उसकी 4,000 रुपए रहेगी। आई बात समझ में? 4,000 और 3,000 रहेगी। हालांकि फीस इनकी ज्यादा रहेगी, लेकिन हम उस टाइम डिस्काउंट करने के बाद में आपको ये फीस अवेलेबल करा पाएंगे कुछ दिन के लिए। अब इसके बाद में अगर आप अभी ले लेते हो 5,000 में तो आपको क्या मिलने वाला है? फ्री मिलने वाला। क्या? ऑनलाइन क्रैश कोर्स। इसके अलावा ऑफलाइन आओगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी। सर हॉस्टल का चार्ज क्या है? 6,500 रुपए है। मैंने डिटेल में आपको बता दिया 6,500 रुपए में हम क्या कुछ आपको देने वाले हैं। ये मैंने पूरी गणित, पूरी चीज, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। सभी पेरेंट्स से अंत में मैं हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि उदयपुर में यदि कोई भी आपका मिलने वाला रहता है तो आप उनको देखने के लिए कभी भी भेज सकते हो।
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एडमिशन चलेंगे उस टाइम आप किसी को देखने भेजना ना, पहले भेजो, बिना फ़ोन करे भेजो। बिना फ़ोन करे सीधे आओ और देखो कि यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, बच्चों से मिलो, व्यवस्था देखो, सब कुछ आप घूम फिर के देखोगे, तब आपको हकीकत पता लग जाएगी कि भाई यहाँ क्या है। मैं चाहता हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि भई आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो एक दिन का समय उसके लिए ज़रूर निकालो। मुझे दुःख होता है कई बार पेरेंट्स कहते हैं, "सर हम खेती कर रहे हैं, सर हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, सर मैं जॉब पे जाता हूँ, बिल्कुल समय नहीं है।" बच्चे का दोस्त बोल रहा है इसलिए उसके साथ हम भेज रहे हैं वहाँ, क्योंकि उसके पिताजी जो टीचर है और गुरुजी सब बढ़िया जानते हैं सर। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। उसके पिताजी हैं, वो टीचर है, उनका पैसा आपके कभी काम में नहीं आएगा, आपका ही बच्चा काम में आएगा, इसलिए उसके लिए 2 दिन आप छुट्टी ले लीजिए, 1 दिन छुट्टी लेके 6 घंटे छुट्टी लेके आप एक बार ज़रूर देखने जाओ, फिर ठीक लगे तो आप एडमिशन कराओ। समझ गए? कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी ये टीम के नंबर हैं, आप इनको फ़ोन करो, ये हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी। एक काम आपको आज से ज़रूर कर लेना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोयल के ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो 12th से रिगार्डिंग आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पीसीएम, पीसीबी, एबीसी तीनों वर्ग के मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब मिल जाएंगे। इसलिए आप वहाँ जाके वो ज़रूर देखें ताकि आपको बोर्ड में फ़ायदा मिल सके। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके परिवार में यदि कोई भी बच्चा है, कोई भी आपका जानकार है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।